Hi everyone, I am Chavi. Welcome back to my channel. In today's video, I'll deal with general defenses under tort. सी जनरली क्या होता है कि अगर बाय चांस प्लेंटिफ जो होता है जिसको हार्म होता है कोई या फिर उसका लीगल राइट अगर इन्फ्रिंज होता है, कोई डैमेज पहुंचता है, तो वो जो अपना केस लेके जाता है कोर्ट में अगेंस्ट डिफेंडेंट। तो उस केस में उसको क्या करना होता है, उसको सारे एसेंशियल जो होते हैं टॉर्ट के वो प्रूव करने पड़ते हैं एंड देन जो है डिफेंडेंट की लायबिलिटी जो है अराइज हो जाती है। लेकिन आज जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से केसेस हैं जहां पे डिफेंडेंट जो है अपनी लायबिलिटी एस्केप कर सकता है, जहां पे वो अपने डिफेंसेस दिखा देगा और उसकी लायबिलिटी वो लायबल नहीं होगा फिर। सो लेट्स बिगिन एंड दिस वीडियो टॉक्स अबाउट जनरल डिफेंसेस अंडर टॉर्ट। सो द फर्स्ट जनरल डिफेंस इज वॉलंटाइन नॉन-फिट इंजुरिया। सो वॉलंटाइन नॉन-फिट इंजुरी का कंसेप्ट यही कहता है कि अगर बाय चांस प्लेंटिफ कंसेंट दे देता है डिफेंडेंट को किस चीज के लिए, कोई सर्टेन एक्ट करने के लिए, अगर उस एक्ट से प्लेंटिफ को हार्म पहुंच जाती है, तो उस केस में जो प्लेंटिफ है वो डिफेंडेंट को सू नहीं कर सकता और डिफेंडेंट की लायबिलिटी कोई अराइज नहीं होगी। सो बेसिकली मेन प्रिंसिपल वॉलंटाइन नॉन-फिट इंजुरी का या फिर मीनिंग यही है कि अगर प्लेंटिफ ने कंसेंट दे दी किसी रिस्क या फिर डैमेज की, जो एक्ट रिस्क या फिर डैमेज पहुंचा जा सकता है, तो अगर उसके लिए कंसेंट दे दी प्लेंटिफ ने, देन ही कैन नॉट कंप्लेन देयर आफ्टर। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे जहां पर बहुत सारे फाइटिंग मैचेस होते हैं, जैसे कि रेसलिंग मैच अगर हो गया, तो रेसलिंग मैच में अगर बाय चांस दो कॉम्पिटिटर्स हैं, उन्होंने जब वो खेलते हैं उस गेम में, तो इट मीन्स कि उन्होंने कंसेंट दी हुई है उस मैच को खेलने के लिए। तो अगर उस रेसलिंग मैच में खेलते हुए अगर किसी को डैमेज पहुंच गया या फिर हार्म पहुंच गया, इंजरी पहुंच गई, तो उस केस में जो कोई भी कॉम्पिटिटर है वो उसके अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ वॉलंटाइन नॉन-फिट इंजुरिया। एंड एक मेन चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि जो कंसेंट है, कंसेंट मस्ट बी फ्री। वो किसी भी फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, कोअर्जन, इसके थ्रू नहीं ऑब्टेन करी जानी चाहिए कंसेंट। कंसेंट जो है फ्री और फेयर होनी चाहिए। और ये जो कंसेंट है ये एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल इम्प्लाइड कंसेंट का जो एग्जांपल है वो ये हो सकता है, जैसे अगर आप अपने घर में किसी गेस्ट को बुलाते हो, तो इसमें आपने उनको जो है कंसेंट दी हुई है कि यस यू कैन एंटर इनटू माय प्रॉपर्टी। तो आपने यहाँ पे गेस्ट को बुलाया, आप बाद में उस गेस्ट को ट्रेसपास के अंडर जो है लाइबल या फिर सू नहीं कर सकते। जो गेस्ट जो है वो ट्रेसपासिंग के ऑफेंस के अंदर लाइबल नहीं। सो ये जो कंसेंट है, ये कंसेंट भी किसी लीगल एक्ट में ही वैलिड होगी। अगर आपने कोई कंसेंट दिया है इलीगल एक्ट करने के लिए, तो वो कंसेंट जो है वैलिड नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन है वो क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर अगर चार्ज्ड है, तो वो ये नहीं कह सकता कि भाई जो विक्टिम है, विक्टिम ने कंसेंट दी थी इस एक्ट को करने के लिए। वाई? बिकॉज इट इज इलीगल। सो बेसिकली कंसेंट फॉर एन इलीगल एक्ट इज नॉट वैलिड। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो कंसेंट है नेग्लिजेंस के केसेस में अप्लाई नहीं होती। अगर बाय चांस डिफेंडेंट के पार्ट पे कोई नेग्लिजेंस हुई है, तो उस केस में डिफेंडेंट जो है ये डिफेंस नहीं ले सकता वॉलंटाइन नॉन-फिट इंजुरिया की। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स जो है वो पेशेंट पे जो है सर्जरी करते हैं, जो भी करते हैं, तो उस केस में जो है पेशेंट ने कंसेंट दी हुई होती है, लेकिन पेशेंट ने डॉक्टर्स के नेग्लिजेंस के लिए कंसेंट नहीं दी होती। सो अगर कोई ऐसा ऑपरेशन करते हुए अगर डॉक्टर्स के पार्ट पे नेग्लिजेंस हुई है, तो वो मेडिकल नेग्लिजेंस के अंदर जो है लाइबल होंगे। येट अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि द नॉलेज ऑफ द रिस्क इज नॉट सफिशिएंट। अगर बाय चांस प्लेंटिफ को नॉलेज है उस रिस्क की कि भाई उसको सिर्फ नॉलेज है कि ये रिस्क जो है हो सकता है, ये डैमेज हो सकता है, दैट इज नॉट सफिशिएंट। प्लेंटिफ को एक्चुअल में कंसेंट देना पड़ेगा उस रिस्क को रन करने के लिए। मीनिंग देयर बाय एक केस था डैन वर्सेस हैमिल्टन का केस, DANN, डैन वर्सेस हैमिल्टन। उस केस में ये था कि जो लेडी थी, लेडी ने लिफ्ट ली एक आदमी से, उसको पता था कि वो जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक है, उसने मतलब वो पता था कि वो उसने ड्रिंक कर रखी है, पर उसको एकदम डेड ड्रंक नहीं था वो इंसान। लेकिन फिर उसने जो है लिफ्ट ले ली और बाद में जो है वो कार जो है वो एक्सीडेंट हो जाता है उसका, और जिससे जो लेडी होती है उसको भी डैमेज पहुंचता है, हार्म पहुंचता है। तो उस केस में कोर्ट ने यही हेल्ड किया गया था, दो लेडी को नॉलेज थी इस बारे में कि उस आदमी ने पी रखी है, लेकिन फिर भी वो जो ड्रंक मैन है
उस इंसान की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टेक केयर करने की। वो एकदम ये प्ली नहीं ले सकता कि मैंने इसको लेडी को पता था कि मैंने ड्रिंक कर रखी है। हाँ, अगर बाय चांस उस केस में अगर वो एकदम ही डेड ड्रंक होता, वो उसको बिल्कुल ही नहीं पता था, तो लेडी की गलती है। लेकिन यहाँ पर डिग्री ऑफ इंटॉक्सिकेशन भी मैटर करता है। सो आई होप इट्स क्लियर, दैट इज द नॉलेज ऑफ द कंसेंट, नॉलेज ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व इज नॉट the only criteria. We have to must obtain the consent by the plaintiff to run that risk. So ये चीज थी voluntary non-fit injuria concept. Now the next concept is necessity, defense of necessity. अब ये जो डिफेंस ऑफ नेसेसिटी का जो कंसेप्ट है वो यही कहता है, अगर बाय चांस डिफेंडेंट ने कोई ऐसा एक्ट कर दिया जिससे किसी प्लेंटिफ को जो है हार्म पहुंचा है, डैमेज पहुंचा है, तो उसमें ये देखा जाएगा कि भाई वो डिफेंडेंट ने वो एक्ट क्यों किया। अगर डिफेंडेंट ने वो एक्ट इसलिए किया है, किसी बड़े डैमेज को बचाने के लिए वो एक्ट किया है, तो वो जो है जस्टिफाइड है, वैलिड है। वो उसने किसी इमिनेंट डेंजर को बचाने के लिए वो एक्ट किया है, तो वो चीज जो है लाइबिलिटी नहीं राइज होगी यहाँ पे डिफेंडेंट की। बट यहाँ पे कंडीशन यही रहेगी कि अगर बाय चांस डिफेंडेंट की खुद की नेग्लिजेंस की वजह से अगर डिफेंडेंट को ये काम करना पड़ा, तो उस केस में वो ये डिफेंस नहीं ले सकता। So that was the concept of defense of necessity. Now the next concept is the defense is act of God. अभी एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है? एक्ट ऑफ गॉड वो एक्ट्स होते हैं जो कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स अवॉइड नहीं कर सकते। इवन रीजनेबल केयर लेने के बावजूद भी वो अवॉइड नहीं किए जा सकते। वो एक्ट्स होते हैं जो कि नेचर के थ्रू अपने आप ही होते हैं और ह्यूमन इंटरवेंशन का कोई लेना देना नहीं है उससे। प्लस जैसे फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक है, वो अपने आप ही हो जाता है, आ जाता है और कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता उसको, ना ही वो प्रिवेंट हो सकते हैं। सो जैसे हैवी रेनफॉल, अर्थक्वेक्स, ये सारी चीजें जो है एक्ट ऑफ गॉड के अंदर आ जाती हैं। ये जो एक्ट ऑफ गॉड का जो प्रिंसिपल है, ये फर्स्ट जो इवॉल्व हुआ था वो हुआ था निकोल्स वर्सेस मार्सलैंड के केस में। उस केस में ये था कि डिफेंडेंट के पास जो है काफी सारे आर्टिफिशियल लेक्स थे जो कि नेचुरल स्ट्रीम्स में जिसमें से वाटर आ रहा था। प्लस उसमें क्या हुआ कि एक बहुत ही तेज हैवी रेनफॉल और स्टॉर्म्स की वजह से जो डिफेंडेंट की जो लेक्स हैं वहाँ से पानी लीक आउट होके जो है प्लेंटिफ के को बहुत ही ज़्यादा हार्म पहुँच गया था। उसके जो 4 ब्रिजेस थे वो टूट गए थे। सो उस केस में जब केस कोर्ट के पास गया तो कोर्ट ने यही हेल्ड किया था कि इसमें डिफेंडेंट की कोई गलती नहीं है, बिकॉज ये जो एक्ट हुआ है ये एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हुआ है, जिसको कोई भी प्रिवेंट नहीं कर सकता, एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। सो वो जो है गुड डिफेंस माना गया था। सो दिस वाज एक्ट ऑफ गॉड। नाउ द नेक्स्ट डिफेंस इज प्राइवेट डिफेंस। नाउ प्राइवेट डिफेंस, आई होप यू ऑल आर फैमिलियर विद, विच इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ डिफेंस। ये वैसे तो आईपीसी में सेक्शन 96 to 106 में डिफाइंड है। और हम टॉर्ट्स के अंदर अगर प्राइवेट डिफेंस की बात करें तो प्राइवेट डिफेंस वो डिफेंस होता है जो कि पर्सन रीजनेबल केयर फोर्स जो है यूज कर सकता है, किसके लिए? पर्सन को या फिर प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, अपने खुद को बचाने के लिए या फिर उसके फैमिली मेंबर्स को बचाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए वो रीजनेबल अमाउंट ऑफ फोर्स जो कि रिक्वायर्ड है वो ले सकता है उसको बचाने के लिए। लेकिन हाँ, कंडीशन यहाँ पे यही है कि वो जो फोर्स जो वो यूज करेगा दैट मस्ट बी रीजनेबल, दैट मस्ट बी प्रोपोर्शनेट एंड दैट मस्ट बी नेसेसरी। और मतलब प्राइवेट डिफेंस आई होप यू ऑल आर फैमिलियर विद। सो प्राइवेट डिफेंस बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। प्राइवेट डिफेंस एज टू प्रॉपर्टी एंड एज टू पर्सन। रिलेटिवली एज टू पर्सन जो ह्यूमन लाइफ्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, वैसे प्राइवेट डिफेंस का यही मतलब है कि जो पर्सन जो है वो रीजनेबल फोर्स यूज कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी और पर्सन को बचाने के लिए। सो दिस वॉज द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। नाउ द नेक्स्ट डिफेंस, जनरल डिफेंस ऑफ टॉर्ट इज इनएविटेबल एक्सीडेंट। इनएविटेबल एक्सीडेंट वो एक्सीडेंट होते हैं जो कि अवॉइड नहीं किए जा सकते रीजनेबल केयर, रीजनेबल प्रिकॉशन लेने के बावजूद भी। ये वो अगर ऐसा कोई एक्सीडेंट है जो कि रीजनेबल केयर या प्रिकॉशन लेने के बावजूद अवॉइड किया जा सकता है, तो वो जो है इनएविटेबल एक्सीडेंट की कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा। इनएविटेबल एक्सीडेंट मीन्स कि जो ऐसे एक्सीडेंट जो कि अवॉइड करे ही नहीं जा सकते,
वो मतलब कि वैसे ये जो चीज़ें हैं वो सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांसेस डिपेंड करती है। ये केसेस को ध्यान में रखते हुए ये देखा जाता है कि उस सिचुएशन में ऑर्डिनरी इंसान, ऑर्डिनरी पर्सन, ऑर्डिनरी प्रूडेंस के साथ, रीजनेबल केयर के साथ क्या एक्शन लेता। तो अगर वो एक्शन रीजनेबल, क्या वो अवॉइड हो सकता था या नहीं हो सकता था। अगर वो एक्सीडेंट अवॉइड हो सकता था तो वो इनएविटेबल एक्सीडेंट नहीं है। अगर नहीं हो सकता था तो उसको डिफेंस मिल जाएगा एंड डिफेंडेंट वुड नॉट बी लाइबल। एग्जाम्पल ये हो सकता है, ड्राइविंग करते करते अगर अचानक से किसी ड्राइवर को हार्ट अटैक आ जाए, या फिर ड्राइविंग करते करते अचानक से ब्रेक फेल हो जाए कार के, तो nobody can prevent that accident. ये inevitable accident है. So these are the cases of inevitable accident. हाँ, act of God और inevitable accident में यही छोटा सा डिफरेंस है कि एक्ट ऑफ गॉड जो है वो विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन होता है, और यहाँ पे इनएविटेबल एक्सीडेंट में ह्यूमन एजेंसी का थोड़ा सा पार्टली या फिर होली जो है थोड़ा सा इंटरवेंशन होता है. सो दैट वाज इनएविटेबल एक्सीडेंट. That's all for today's video. I hope it's clear. And also, if you are preparing for judiciary, if you are preparing for competitive exam, if you want to update your knowledge of law, तो मेरा एक पेज है इंस्टाग्राम पे, अकाउंट है इंस्टाग्राम पे नेम्ड छवीज नोट्स. वहाँ पर मैं डेली जो है MCQs अपलोड करती रहती हूँ. तो अगर आपको अपने आप को अपडेट रखना है लॉ की नॉलेज से, और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो कॉम्पिटिशन्स के लिए, तो प्लीज check out my Instagram handle named Chavi's Notes. Link is in the description. Thank you so much. Bye bye.